नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। जानकारी मुताबिक देहरादून में 2 मरीज सामने आए हैं और देहरादून के अलग अलग अस्पतालों में ये दोनों मरीज एडमिट हैं। हालांकि एक मामले की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। एक निजी अस्पताल में मरीज भर्ती है और फिलहाल डॉक्टर्स के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ब्लैक फंगस जो इस वक्त कोरोना के काल में एक नई मुसीबत बनकर सामने आया है। विशेष तौर पर इसमें जो हाई डायबिटिक लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ये ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले लेता है। विशेष तौर पर कोरोना से जो लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान जिन लोगों को ऑक्सीजन लगा है वो लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। सुदीप जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, ये दोनों मामले क्या हैं और क्या कंफर्मेशन हो गई है दोनों मामलों को लेकर कि ये ब्लैक फंगस का ही मामला है? जी, 2 मामलों की आधिकारिक रूप से पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि कर दी है। एक देहरादून का निजी बड़ा अस्पताल है जहां ये एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर का कहना है, जो मामले को देख रहे हैं उनका कहना है कि घबराने जैसी स्थिति नहीं है, पर ब्लैक फंगस का पाया जाना ये बताता है कि जो मौजूदा समय में कोविड का स्ट्रेन चल रहा है उसमें ब्लैक फंगस भी डेवलप हो रहा है। जैसा कि अलग अलग शहरों, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या हरियाणा में मिल रहा है, वैसा ही इसका स्वरूप है। हालांकि क्यूरेबल है, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये डैमेज अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत तेजी से करता है, नुकसान बहुत तेजी से करता है। फिर भी इलाज किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी जिलाधिकारी कार्यालय या सीएमओ कार्यालय से इसके भी आधिकारिक सूचना आना बाकी है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं सुदीप तैयारी तो स्वास्थ्य विभाग को, राज्य सरकार को शुरू करनी होगी। अगर जी देखिए, क्योंकि अब आपके बगल का के प्रदेश हैं, वहां से मामले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 70-80 मामले हैं, देश भर के हिस्से में मामले आ रहे हैं, तो आप ये सोचकर तो नहीं बैठ सकते कि आपके यहाँ कोई मामला नहीं है। तैयारी तो आपको पहले से करनी होगी। जी देखिए, जो निजी अस्पताल हैं और जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ सरकार यथासंभव बेहतर प्रयास कर रही है। दिन पर दिन जैसे ही कुछ संक्रमण कम हो रहा है और कुछ रिकवरी रेशियो अच्छा हो रहा है, इससे सरकार भी व्यवस्था अच्छी करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक इतनी बेहतर दिखती नहीं, जो सच्चाई है, लेकिन सरकार के स्तर पर सभी संभव प्रयास जारी हैं। जहां तक ब्लैक फंगस के केसेस की बात है, तो एक्सपर्ट ये बताते हैं कि इनमें भी जब यदि कोई कोविड पेशेंट है और उसको ब्लैक फंगस की समस्या आई, तो उसमें भी वही दवाइयां, जो एंटीबायोटिक्स वगैरह चलते हैं, वही चलते हैं। पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आईसीयू पर ये मरीज होता है और ये कोविड का ही एक टर्म है, तो इसलिए इस पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। दरअसल कोविड को लेकर अभी कोई बहुत फुल प्रूफ जानकारी किसी भी देश के पास नहीं है कि आखिर इसका फैलाव कैसे हुआ, इसकी उचित सबसे करेक्ट दवाई कौन सी है। लिहाजा जैसे जैसे इसमें नए परिवर्तन दिख रहे हैं, उसी हिसाब से जो जानकार हैं उसके इलाज में भी बदलाव कर रहे हैं और अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप आपका इस जानकारी के लिए। देहरादून में कोविड कर्फ्यू में बीते 5 दिनों से बंदी चल रही है। राशन की दुकानें शुक्रवार को खुली। सुबह से ही राजधानी के अलग अलग इलाकों में राशन की दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें नजर आईं। राजधानी के प्रमुख राशन और किराना बिक्री बाजार हनुमान चौक इलाके में कोतवाली पुलिस की व्यवस्था भी सख्त दिखी। पुलिस ने सारे बाजार को जाने वाले रास्ते पर बैरियर लगाते हुए 2 पहिया वाहनों को रोक दिया। कुछ दुकानदार इस व्यवस्था से नाराज भी नजर आए। ग्राहक आने जाता है, ग्राहक बाहर खड़ा कर सकता है स्कूटर, वहीं से ले लेता है। हनुमान चौक के चारों तरफ बैरिकेड गिर रखे हैं। बैरिकेड गिरने का तभी काम बिल्कुल नहीं है हनुमान चौक में। आदमी क्या करता है, 7 बजे दुकान खोलता है, 2 घंटे लगाने में लगाता है, 2 घंटे खाने में लगा देता है। टाइम बज के 12, 7 बजे बाजार खुलेगा, दुकानदार 8 बजे आता है, 7 बजे आता नहीं, 3 घंटे आता है, 8 बजे आएगा, 8 में 1-1.5 घंटा लगाने में लग जाता है, फिर खाने में लग जाता है। सरकार से क्या मांगे आपकी? लॉकडाउन चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? लॉकडाउन 10 दिन का, 15 दिन का लगना चाहिए, 2 हफ्ते का लगना चाहिए कम से कम। ग्राहकों की भीड़ है भी नहीं भी है, क्योंकि 2 व्हीलर नो एंट्री है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है अच्छे से। तो 12 बजे तक बाजार खुला है और ये सिर्फ आज ही खुलना नहीं चाहिए था, ये हमेशा के लिए लॉकडाउन होना चाहिए था, पूरे महीने के लिए 30 तारीख तक ये बाजार नहीं खुलना चाहिए। थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा ब्रेक देना चाहिए था सरकार को, ग्राहकों को। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। दोपहर 12:15 में
यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। विधि विधान के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट आज 12:15 पर खुले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की ओर से यमुनोत्री में पूजा की गई। प्रधानमंत्री ने 1101 रुपया मंदिर समिति के खाते में भिजवाए। इस साल चारधाम यात्रा को स्थगित किया गया है। सरकार चारधाम के वर्चुअल दर्शन कराने की तैयारी कर रही है और इस वर्चुअल तरीके से घर बैठे श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर पाएंगे। तो उत्तरकाशी जिले में स्थित है यमुनोत्री धाम, जहां के कपाट आज खुले हैं। समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री धाम स्थित है और यहीं पर है मां यमुना का मंदिर। इसका कपाट आज खुला है, विधि विधान से पूजा हुई है। यमुना का उद्गम स्थल मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगा यमुना का जो उद्गम स्थल है, इसमें यमुना का उद्गम स्थल सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। हर साल अक्षर तृतीया के दिन यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं और अक्टूबर-नवंबर में शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। फिर ग्रीष्मकालीन दौर में कपाट खोले जाते हैं। 6 महीने खरसाली में मां यमुना की पूजा होती है और खरसाली में अब से पहले मां यमुना की पूजा होती थी। खरसाली जो मां यमुना का मायका है, वहां पर उनकी पूजा होती है। यमुना के भाई हैं शनि महाराज। वहीं भगवान केदारनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली रवाना हो गई। केदार धाम के लिए डोली रवाना हो गई है और केदार धाम की कपाट 17 मई को खुलेंगे। तो रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां पर भगवान केदारनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली रवाना हो गई है। 17 मई को भगवान केदार के कपाट खोले जाएंगे। सुबह को 5 बजे बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। डोली के केदार धाम पहुंचने तक यहां धारा 144 लागू रहेगी। हालांकि इस बार डोली के साथ 28 लोग ही केदार धाम जा रहे हैं। चल उत्सव विग्रह डोली आज गौरी कुंड में विश्राम करेगी और शनिवार सुबह को डोली केदारनाथ के लिए रवाना होगी। आज भगवान केदारनाथ जी की डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है और इस वर्ष भी कोरोना काल की वजह से भगवान जी की डोली को जो है वाहन के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम पहुंचाया जा रहा है और गौरीकुंड में पहला पड़ाव डोली का होगा। उसके पश्चात भगवान की डोली वहां से पैदल श्री केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और केदारनाथ धाम में 2 दिन के प्रवास के बाद इस वर्ष 17 मई 2021 को भगवान के कपाट दर्शनार्थ खोले जाएंगे। लेकिन कोरोना के दृष्टिगत शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार अभी यात्रा को जो है रोका गया है। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से कोहराम मचा है। इस संकट के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना को एक जीवित प्राणी बताकर उसके जीने के अधिकार की वकालत की है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का हैरत अंगेज विचार, तबाही मचाने वाले कोरोना को भी जीने का अधिकार। हम कोरोना के पीछे पड़े तो वो रूप बदल रहा है। कोरोना एक प्राणी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने अनोखे ज्ञान के चलते विवादों में घिर गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कोरोना वायरस को प्राणी का दर्जा दे दिया और उसके जीने के अधिकार की वकालत तक कर दी है। त्रिवेंद्र का कहना है कि दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोरोना वायरस भी एक जीवित जीव है। बाकी लोगों की तरह इसे भी जीने का अधिकार है, लेकिन हम मनुष्य खुद को सबसे बुद्धिमान समझते हैं और इसे खत्म करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये खुद को लगातार बदल रहा है। सुनिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा। वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है।
हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो पिछले साल मार्च में चौंकाने वाला बयान देकर अपनी फजीहत करा चुके हैं। उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा किया था कि पूरे विश्व में केवल गाय ऐसा पशु है जो कि ऑक्सीजन लेता भी है और ऑक्सीजन छोड़ता भी है। केवल गौशाला में कुछ समय बिताने से टीबी की बीमारी समाप्त हो जाती है। वहीं कोरोना वायरस को प्राणी बताकर त्रिवेंद्र सिंह रावत सोशल मीडिया में जमकर ट्रोल कर रहे हैं और लोग उनका मजाक बना रहे हैं। विपक्ष उनके बयान को बकवास बता रहा है और कह रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद त्रिवेंद्र रावत ने अपना आपा खो दिया है और उनके पास कोई विजन नहीं है, जिसके कारण उनकी बीजेपी में ऐसी गति हुई है। जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं हास्यास्पद तो है ही, लेकिन लोगों के अंदर भारी आक्रोश पनप रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वायरस तो एक जीव है, उसको जीने का अधिकार है। इस प्रकार का एक प्रवचन आप कर रहे हो ऐसे मौके पर जब वो वायरस पूरे देश में तबाही मचाए हुए है, पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए है, और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री थे तो आप तो साफा लपेट करके अपने घर में छुप गए। आपने ये जहमत नहीं उठाई कि आप किसी अस्पताल में चले जाएं, आप कहीं किसी मृत्यु जिसके घर में हुई है उसके घर में सांत्वना देने चले जाएं। लेकिन आज आप जब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं तो आपको कुछ ना कुछ बोलना है। कोरोना की दूसरी लहर से पहाड़ से मैदान तक मातम पसरा हुआ है। वहीं एक पूर्व मुख्यमंत्री वायरस को प्राणी बताकर जीने का अधिकार देने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में वायरस लोग तो अब उस घड़ी को कोस रहा है। अब त्रिवेंद्र रावत को कुर्सी से हटाया गया। मुमकिन था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहते तो वायरस को जीने के अधिकार को कानूनी जामा पहना देते और उसका आधार कार्ड बनाने की वकालत कर देते। मुमकिन था त्रिवेंद्र रावत कोरोना का शिकार बनने वाले लोगों के बारे में ये घोषणा कर देते कि इसमें कोरोना की कोई गलती नहीं, वो आदमी कमजोर था जो कोरोना से तेज नहीं दौड़ पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हरिद्वार में आज ईद के त्यौहार पर ज्वालापुर ईदगाह में कोरोना महामारी की गाइडलाइंस के मुताबिक ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह में सिर्फ 5 लोगों ने ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद की नमाज अदा की। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए ईदगाह में पुलिस की मौजूद थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार जनपद में भी कोरोना कर्फ्यू लागू है। प्रशासन ने सभी से घरों में रहकर ईद की नमाज अदा करने को कहा था। रुड़की में ईद के त्यौहार पर ईदगाह में कोरोना महामारी की गाइडलाइंस के मुताबिक ईद की नमाज अदा की गई। आज ईदगाह में सिर्फ 7 लोगों ने ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद की नमाज अदा की। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए ईदगाह में पुलिस भी मौजूद थी। मुफ्ती सलीम ने बताया कि कोरोना महामारी से सबकी हिफाजत हो ऐसी दुआ पढ़ी गई है और दुआ की गई है कि आगे ऐसे ही शान के साथ नमाज पढ़ी जाए। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग 56 पर एक हादसा हुआ है। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग 56 पर हादसा हुआ है। अलकनंदा में एक ट्रक समा गया। पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। हरिद्वार नगर निगम किस खस्ता हालत स्थिति में है, इसका आज उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला जब हरिद्वार मेयर के कैंप कार्यालय की छत पर सीलिंग भरभरा कर नीचे गिर गई। इस कैंप कार्यालय में 2018 मरम्मत का काम कराया गया, मगर इसकी मजबूती के लिए काम नहीं किया गया और आज ये सीलिंग भरभरा कर गिर पड़ी। गनीमत रही कि मेयर अनीता शर्मा और वहां पर फरियाद लेकर पहुंचे लोगों को कोई चोट नहीं आई। 18 में यहाँ बिल्डिंग का मुहूर्त हुआ था और पूर्व ये हमारे मदन कौशिक जी ने किया था। नारियल भी फूटा था। आज ये बिल्डिंग बनी हुई होती ना तो ये ना गिरती ना, हम बाल बाल बच गए, हमारे जो साथी थे वो बच गए, भगवान का आशीर्वाद है। और नहीं तो उनके भी चोट लग जाती, वे तो लगती उनके भी, वो भी बहुत घायल हो जाते। तो आज ये हालत देखिए निगम की कैसी हालत हो रखी है। तो ऐसा आज यहाँ गिरा है, कल को और भी बिल्डिंग है वो भी गिर सकती है। ऐसी रखा है हमने कि जल्द से जल्द हमारी बिल्डिंग बनाई जाए, पर अभी तक कोई ना बिल्डिंग बनी ना कुछ, एक ईंट तक नहीं लगी है अभी तक। मैं बैठी हुई थी फाइल पे साइन नहीं कर रही थी
और एकदम से ही मतलब एकदम से गिर गया। तो देखो आप इतने लोग बैठते हैं यहाँ पे, किसी की भी चोट लग सकती। पौड़ी जनपद में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अब जिलाधिकारी पौड़ी की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर कोरोना किट उपलब्ध कराने की शुरुआत कर दी गई है। पौड़ी के खंड विकास कार्यालय से इसकी शुरुआत करते हुए डीएम पौड़ी ने कुछ ग्राम प्रधानों को किट देकर इसका शुभारंभ किया। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के मुताबिक जनपद के 1174 ग्राम पंचायतों के लिए कोरोना मेडिकल किट भेजने की शुरुआत की गई है। पहले दिन 25,000 किट बनकर तैयार हो गई हैं और 1 लाख किट जल्द ही मिल जाएंगी, जो समस्त विकास खंडों के लिए भेजी जा रही है। मेडिकल किट की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और आशा की होगी, जो गांव में होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को दवाइयां देंगे। इसके साथ यदि किसी को कोरोना के लक्षण नजर आते हैं और जब तक उसकी रिपोर्ट आती है तब तक इन दवाइयों को खिलाया जाएगा ताकि उसका स्वास्थ्य जल्द से जल्द बेहतर हो। चाहे जितने भी हमारे पौड़ी जनपद में हैं 1174, इन 1174 ग्राम पंचायतों में हम लोग मेडिकल किट्स उपलब्ध करा रहे हैं। सभी आशा कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के पास में किट उपलब्ध रहेगा। ग्राम पंचायत प्रधान अपने स्तर पर जो भी व्यक्ति संक्रमित है अथवा लक्षण जिसमें आ रहे हैं, लक्षणग्रस्त है, ऐसे व्यक्तियों को टेस्ट हुआ है अथवा नहीं हुआ है, दोनों परिस्थितियों में उनको ये दवाइयों का किट उपलब्ध करा सकते हैं। इससे 2 फायदा होगा। ग्रामीणों को जो है अपने ग्राम पंचायत स्तर पर दवाइयों का उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। साथ में जो डिले हो जाता है, समय लगता है इलाज शुरू करने में और जिसके बाद तबीयत बिगड़ने का संभावना अधिक होती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।